वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 8। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन dw/dt इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, मतलब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज पावर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर और टाइम का ग्राफ दिया होगा तो उसका एरिया निकालेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। पावर और टाइम का ग्राफ दिया होगा तो उसका एरिया निकालेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। मतलब वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी, वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, उसका एरिया निकालेंगे ग्राफ का तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एम मास का ब्लॉक है, आगे की तरफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, टाइम जीरो पे रेस्ट पे है, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे तो u जीरो पुट करेंगे प्लस ए टी, ठीक है। और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, तो एक्सलेशन हो जाएगा f माइनस म्यू एम जी अपॉन एम, ठीक है। तो पूछ रहा है पावर सप्लाई बाई फोर्स एट टाइम t, तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर हो जाएगा तो एफ वी। तो यहाँ पे दोनों जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब cos 0 1 हो जाएगा। तो एफ वी, तो इसको लिखेंगे तो एफ और ब्रैकेट में 0 प्लस, मतलब u प्लस ए टी लिखना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू है एफ माइनस म्यू एम जी, तो एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम इंटू टाइम, ठीक है। और ये तो हो गया पावर जो सप्लाई किए हैं। पावर टेकन, फ्रिक्शन जो इसके अपोजिंग में फोर्स लगा रहा है तो ये मतलब रोकने की कोशिश करेगा तो ये पावर कितना ले लेगा, पावर टेकन बाई फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो अपोजिंग हो गया तो कॉस ओवर टी माइनस 1 माइनस एफ वी, तो म्यू एम जी और ब्रैकेट में 0 प्लस, मतलब u प्लस, ये u प्लस ए टी है तो 0 प्लस एक्सलेशन का वैल्यू एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम इंटू टी, ठीक है। तो ये आ गया पावर सप्लाई, पावर टेकन निकल गया। अब ये इस क्वेश्चन में जैसे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 4 जे, 60 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास यहाँ पे 2 kg दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ये निकल गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ गया 12t आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। अब पावर निकालना है तो पावर होगा फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी, तो ये हो जाएगा फोर्स ये है और वेलोसिटी है, तो 12t इंटू 3t स्क्वायर 36t क्यूब प्लस 8 इंटू 40 32t। टाइम 2 सेकंड पे पावर पूछ रहा है तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देंगे तो पावर का वैल्यू 36 इंटू 2 क्यूब प्लस 32 इंटू 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पावर और टाइम का जो है ग्राफ दिया हुआ है, तो बोल रहा है द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम 10 सेकंड। तो इसमें याद रखना है कि पावर टाइम का जो ग्राफ है वो वर्क डन देगा, पावर और टाइम का जो ग्राफ है वो उसका एरिया जो है वो वर्क डन देगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी, और ये कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू 20 इंटू 100 इसका एरिया आ गया, तो 100 इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई लिख सकते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में एक्स एफ माइनस एक्स आई लिखते थे। तो यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो हाफ मास 2 kg दिया हुआ है, 2 इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर, तो वी एफ का वैल्यू आ गया 10√2, ठीक है। तो 10√2 इसका आंसर हो गया। अब इफिशियंसी मतलब हो गया पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट 100, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100, मतलब इफिशियंसी मतलब कितना शक्ति है। जैसे कोई वाटर पंप है उसका पावर जो है वो 1000 वाट दिया हुआ है, मतलब 1000 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट होता है, और उसका इफिशियंसी 80% है। इसका मतलब उससे हम लोग काम 800 जूल का ही निकाल सकते हैं, यूजफुल होगा 800 जूल पर सेकंड ही, 800 वाट ही, बाकी फ्रिक्शन या किसी चीज़ में वेस्ट हो जाता है, तो ये इफिशियंसी हो गया। अब जैसे इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि वाटर पंप रेटेड 400 वाट हैज इफिशियंसी 75%, इफ इट एम्प्लॉय टू रेज वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड मास ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 मिनट। तो यहाँ पे इफिशियंसी जो है वो दिया है 75% और पावर का आउट दिया हुआ है
रेटिंग 400 वाट, तो आउटपुट वाट निकालेंगे तो 400 इंटू 7500 तो 300 वाट, तो ये यूजफुल हो गया 300 वाट, ठीक है। अब पावर इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी डब्ल्यू पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे ये कोई आदमी है और ये मास का जो पार्टिकल है इसको ऊपर जाके यहाँ पे रख देता है h हाइट ऊपर, तो वर्क डन बाई मैन निकालना है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो एक तो हो जाएगा वर्क डन बाई मैन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली भी रेस्ट था, फाइनली भी रेस्ट पे था, तो ये तो 0 - 0 हो गया। और नीचे लग रहा है इसका mg और ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आ गया -mgh, ठीक है। और वर्क डन बाई मैन तो निकालना ही है, तो वर्क डन में मैन इक्वल टू mgh आ गया, मतलब m मास के पार्टिकल को ऊपर जाके अगर रखता है तो आदमी को जो है mgh वर्क करना पड़ता है, mgh, ठीक है। तो इसी अनुसार से यहाँ पे d बाई डी टी mgh आ गया। अब पावर इक्वल टू g और h, ये तो कांस्टेंट है तो gh बाहर आ जाएगा और मास का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, gh इंटू डी एम बाई डी टी। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, पावर का 300 है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 इंटू हाइट जो है 40 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 40 इंटू डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी आ गया 3/4, मतलब 3/4 kg पर सेकेंड। तो मास ऑफ वाटर जो कि हम लोग 10 मिनट में निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 3/4 इंटू kg पर सेकंड आया, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 3/4 इंटू 10 इंटू 60 मतलब 450 kg वाटर हम लोग निकाल सकते हैं, ड्रॉन में निकाल सकते हैं 10 मिनट में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया वर्ड, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस, उससे पहले जो है ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, इसका मास 2 kg और 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 हो गया, और ये जब लौट के आएगा तो यहाँ पे भी इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 ही होगा। तो और यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो एनर्जी गया कहाँ वो निकालना है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 40 है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है 60 हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाते समय काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट रहा है, 100 से घट के 0 हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, और नीचे से बढ़ के वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और 100 से 0 हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 से 100 हो रहा है। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 40 है तो पोटेंशियल एनर्जी 60 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 20 है तो पोटेंशियल एनर्जी 80 हो गया, ताकि हर जगह कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये वर्क डन बाई ग्रेविटी में हो गया, और इसमें वर्क डन बाई इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये मान लेते हैं म्यू 0.5 है, 2 kg मास ऑफ ब्लॉक आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पे फाइनली काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे आ गया, लेकिन ये पीछे फिर वापस थोड़े आएगा तो इसमें नहीं लगेगा। लेकिन स्प्रिंग में देखा जाए तो इसको पहले इलोंगेट करेंगे फिर कंप्रेस करेंगे, तो इसमें ये लग जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। और जैसे कोई क्यू चार्ज है 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये तो पहले यहाँ तक आएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, उसके बाद फिर इसको डिपेल भी करेगा, तो यहाँ भी ये वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया दोज फोर्सेज हुज वर्क डन आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से इंडिपेंडेंट है जिसका वर्क डन, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब कि जैसे किसी प्रोजेक्टाइल से फेंक दे या ऐसे फेंक दे, कैसे भी तरीके से फेंक दे, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट h है तो वर्क डन जो है mgh होगा, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंड करता है, किस पाथ से गया है, जैसे इनिशियल है फाइनल है, तो किस पाथ से गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय द फोर्सेज इन क्लोज लूप इन जीरो, क्लोज लूप में जो वर्क डन करता है वो 0 होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया दोज फोर्सेज वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, जो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय द फोर्स इन क्लोज लूप इन नॉन जीरो, जीरो नहीं होता है। एग्जांपल फ्रिक्शन, जैसे इस केस में देखे थे एग्जांपल फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं लगता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लगता है, क्योंकि इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस लाइन। अच्छा, इसको आगे देखते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया कि जैसे ये ऊपर फेंक देते हैं मास के ब्लॉक को इनिशियली, और ये फाइनली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका h इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो
डेल्टा यू निकालेंगे तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यहाँ पे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस है क्या, ग्रेविटी है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी आ गया डेल्टा यू। अब डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, तो माइनस ऑफ माइनस एम जी एच, क्योंकि नीचे एम जी लग रहा है ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, तो एम जी एच आ गया। तो इसका मतलब आ गया कि डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू एम जी एच, मतलब यू फाइनल जो है वो हो गया एम जी एच प्लस यू आई। इसका मतलब हुआ कि अगर रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस जो है मान लीजिए कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, तो फाइनल हो जाएगा एम जी एच। इनिशियल अगर 10 है तो फाइनल हो जाएगा एम जी एच प्लस 10। इनिशियल अगर -30 है तो फाइनल हो जाएगा एम जी एच माइनस 30। मतलब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो एम जी एच ही आएगा। इस केस में भी डिफरेंस एम जी एच ही आएगा। यू का वैल्यू एम जी एच आ गया, एच आई टू पर रखाते तो यहाँ पे यही समझना था कि यहाँ पे बट डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस लाइन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो सेम रहता है, और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट जो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है कहाँ पे है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, अपने से मानना है। और डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये याद रखना है, डी इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है, तो ये नेचुरल लेंथ पे था, इसको एक्स लेंथ कॉम्प्रेस कर दिए, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यहाँ पे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, स्प्रिंग, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस, ये तो पहले ऊपर एक माइनस लग गया एडिशनल, अब होता क्या है, माइनस हाफ की एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, यहाँ पे पहले नेचुरल लेंथ पे था तो एक्स इनिशियल तो 0 हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो यू एफ माइनस यू आई जो है वो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब अगर x इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 है और u इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के पेट में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।